विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया और ये सत्र 2 दिन के लिए आहूत हुआ है। तो ऐसे में पहले दिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। तो वहीं आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है जिसमें शेष विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के निर्विरोध स्पीकर चुने जाएंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन बुधवार को उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। देवनानी के सामने किसी ने नामांकन नहीं भरा है, तो ऐसे में आज स्पीकर का चुनाव होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लाइव हमारे साथ कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। पिंटू, करीब 2:30 बजे जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ हलचल इस वक्त विधानसभा के बाहर देखी जा सकती है? देखिए चारू, 16वीं विधानसभा सत्र के प्रथम सत्र का आज दूसरा दिन है और 2:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। देखिए इस पूरे सत्र में ये 2 दिन का सत्र है और इसमें किसी तरीके के कोई विधायी कार्य नहीं होंगे। कल विधायकों को शपथ दिलाई गई और करीब 190 विधायकों को कल शपथ दिलाई गई। जो शेष बचे विधायक हैं उनको जैसे ही 2:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, प्रोटेम स्पीकर उनको विधायक पद की शपथ दिलाएंगे और उसके बाद में फिर विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से एकमात्र नामांकन पत्र पेश किया गया, जिससे सीधे तौर पर निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है कि आज वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। देखिए क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की परंपरा रही है, परिपाटी रही है, जब भी विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाता है वरिष्ठता के आधार पर, और जो काफ़ी सीनियर विधायक होता है जिसको विधानसभा को जो चला सकता है, विधायी कार्यों का और संसदीय परंपराओं का जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का जो है प्रत्याशी बनाया जाता है सत्ताधारी पार्टी की ओर से। और राजस्थान में परंपरा रही है कि कभी भी विधानसभा अध्यक्ष का जो नामांकन दाखिल करता है सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारता है। कल वासुदेव देवनानी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया और 5 नामांकन पत्र उन्होंने प्रस्तुत किए। उसमें पहला जो नामांकन पत्र प्रस्तुत किया उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रस्तावक बने और उनका अनुमोदन किया। विपक्षी पार्टी की जो सचिन पायलट है, टोंक से विधायक भी और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने उनका अनुमोदन किया। दूसरा जो नामांकन पत्र के जो प्रस्तावक बने वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने और उनका जो अनुमोदन है, उनके प्रस्ताव का जो अनुमोदन है वो जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने अनुमोदन किया। तीसरा जो प्रस्ताव है, नामांकन पत्र के 2 प्रस्ताव है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो प्रस्तावक बनी और उनका प्रस्ताव का अनुमोदन राजकुमार रोत, जो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बनकर पहुंचे। तो सभी दलों ने कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय आदिवासी पार्टी जो राजकुमार रोत विधायक है उन्होंने इसका अनुमोदन किया। और चौथा जो नामांकन पत्र जब प्रस्तुत किया देवनानी ने, तो उसके प्रस्तावक बने दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है और उसका कहीं ना कहीं जो उसका अनुमोदन किया वो चंद्रभान सिंह चौहान जो विधायक है, निर्दलीय विधायक है, उन्होंने उसका अनुमोदन किया। तो निर्दलीय विधायक भी उसमें आए। और 5वां जब वासुदेव देवनानी ने 5वां जो नामांकन पत्र प्रस्तुत किया उसके प्रस्तावक बने हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के विधायक है, आरएलपी के सुप्रीमो है, और उसका अनुमोदन किया आरएलडी के विधायक सुभाष गर्ग ने जो भरतपुर से विधायक है। तो सभी दल इसमें आ गए, सभी दलों का समर्थन दिया गया और तो इससे स्पष्ट तौर पर यह साबित होता है कि आज विधानसभा अध्यक्ष पर वासुदेव देवनानी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। और उसके बाद में सदन में जब वो आसन पर बैठेंगे, अपनी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे, तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है, जो 2 दिन में शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, उनको चुना गया था कालीचरण सराफ को, वो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है स्वतः खत्म हो जाएगा और फिर विधानसभा में सदन चलाने की जिम्मेदारी जो विधानसभा अध्यक्ष की होती है वो आधिकारिक तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर वासुदेव देवनानी की शुरू हो जाएगी। वो तमाम जो पार्टी के विधायक हैं वो उनको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाएंगे और उसके बाद में एक संबोधन होगा। जो तमाम जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो जो कुर्सी होती है, आसन होती है, उसके पक्ष में अपनी बात रखेंगे। और देखिए विधानसभा अध्यक्ष पद का जो पद होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो एक संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक पद में वो सभी पार्टियों को साथ लेकर, जो सदन में जो भी सदस्य होते हैं, किसी भी दल के सदस्य हों, सबको साथ लेकर चलते हैं। और यही कारण होता है कि वो एक संवैधानिक परंपराओं से, नियमों से बन जाते हैं और पार्टी की जो जिस पार्टी से वो आते हैं उससे एक प्रकार से उनको इस्तीफा देना होता है। जब भी कोई पार्टी की गतिविधियां होगी या पार्टी कार्यक्रम होंगे तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर देवनानी उसमें शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तमाम विश्वास है विधानसभा में जो सदस्य हैं वो उनसे बन जाते हैं, विधानसभा की परंपराओं से, संवैधानिक प्रक्रियाओं से वो बन जाते हैं और वो एक पार्टी के नहीं होकर तमाम उन विधायकों के होते हैं जो उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो आज विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और इसी के साथ विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी होना है। पिंटू,
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है और संसद भवन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है और पीएम के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। और इसी के साथ जोधपुर हाउस में भी सांसदों से मंत्रणा की गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो दिल्ली में ये जो मुलाकातें हैं ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार सबकी नजरें अब मंत्रिमंडल विस्तार पर ही टिकी हुई हैं और चर्चाएं ये भी है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि पहला दौरा जब सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली का था तब कई नामों को लेकर चर्चा की गई थी। जेपी नड्डा के आवास पर करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली थी और एक रफ सूची बनकर रेडी हुई थी जिसमें करीब 30 नाम थे और अब यही चर्चा है कि 15 से 20 नामों पर मोहर लग सकती है और इन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। और साथ ही ये जो मंत्रिमंडल इस बार बीजेपी का गठन होगा उसमें वरिष्ठ विधायक और युवा चेहरों का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा और साथ ही जो जातीय क्षेत्रीय संतुलन है वो भी पूरी तरह से बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनावों को देखते हुए ही इस मंत्रिमंडल का गठन बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। लाल शर्मा जोधपुर हाउस से निकलकर संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो सकती है और उसके बाद वो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो कल देर शाम सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सुबह कई सांसदों से मुलाकात की, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और संसद भवन की ओर रवाना हुए, जहां प्रधानमंत्री और अमित शाह से भी मुलाकात की है। तो साथ ही आपको बता दें कि अब ये जो मुलाकातें हैं इनका एक ही मतलब निकाला जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार करना है, मंत्रिमंडल का गठन करना है और उसी को लेकर इन मुलाकातों में चर्चा देखी जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह का रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ कनेक्ट है। पिंटू, ये दूसरा दौरा था शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा का, और आज मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से, और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर चारू, क्योंकि भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनका दिल्ली दौरा आज ये दूसरा दिल्ली दौरा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की और पार्टी के कई आला नेताओं से मुलाकात की। देखिए, 2 चीज़ है, एक तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है, क्योंकि राजस्थान के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई थी और जब पिछली बार जब दौरा हुआ था तो पूरी जो राजस्थान की ओर से जो एक मंत्रिमंडल का जो खाका तैयार किया गया था, वो नाम जिनको मंत्रिपरिषद में जगह देनी थी उनको लेकर पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनसे
चर्चा की गई थी और फाइनल अप्रूवल वहां से मिल चुका था। लेकिन आज क्योंकि जब पिछली बार भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे तो उस वक्त उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान गुजरात के सूरत के दौरे पर थे। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार मुलाकात नहीं कर पाए थे। और क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और पूरे देश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में है, और जिस तरीके से 3 राज्यों में कमल खिला और तीनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, ऐसे में शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बनती थी। और जब उनकी पिछली बार मुलाकात नहीं हो पाई इसलिए दोनों ही डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का आज का समय मिला था, इसलिए वहां पर गए, उन्होंने मुलाकात की और राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने तमाम चर्चा की और किस तरीके से आगामी 5 साल में सरकार का कामकाज रहेगा। और क्योंकि राजस्थान के तमाम वो मुद्दे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में है, क्योंकि पिछले 5 साल में राजस्थान का तमाम ज्वलनशील मुद्दा जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, तो उन सब चीज़ों की उनको जानकारी है, किस तरीके से सरकार को काम करना, वो गाइडलाइन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं को दी। और खास तौर पर मंत्रिमंडल की कवायद को लेकर कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, कैसे वो चेहरे होंगे जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की, अमित शाह से चर्चा की। और मान के चला जा रहा है चारू कि अगले 2 दिन में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है, क्योंकि कल जो राज्यपाल है कलराज मिश्र वो बाहर उदयपुर के दौरे पर है, उनके 2 दिन का कार्यक्रम है, तो कल और परसों की संभावना कम लग रही है। लेकिन ये जरूर है कि अगर बहुत जल्दी अगर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सकता है तो 23 तारीख को शाम की संभावना बनती है। बाकी 24 दिसंबर को लगभग मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और पार्टी सरकार की तरफ से वो विधायक जिनको मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा, उनको मौका मिलेगा, वो 24 तारीख को मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, हालांकि आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि या तो 23 तारीख को शाम को या 24 दिसंबर को भजनलाल शर्मा की कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बात चेहरों की जा रही है, कौन से ऐसे चेहरे होंगे, तो इस बार अनुभवी चेहरों के साथ साथ सबसे ज्यादा एक नए चेहरे भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं, जो पहली बार या दूसरी बार के चुने हुए विधायक हैं या 3 बार के चुने हुए विधायक हैं, उनको इस बार मौका जो भजनलाल शर्मा की टीम में मिलेगा। और फिर क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं लोकसभा में, ऐसी स्थिति में बहुत जल्द ही मंत्रिपरिषद का विस्तार करना, बहुत ज्यादा समय पहले ही बहुत लग चुका है, क्योंकि 4 दिसंबर को चुनाव परिणाम आया था और आज 21 तारीख हो गई। ऐसी स्थिति में 1 महीने का पूरा ये जो समय है पूरा दिसंबर खिंच जाएगा, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि अब जल्द अगले 2 दिन बाद में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, फिर विभागों का बंटवारा होगा, फिर जल्दी कैबिनेट की पहली बैठक उसी दिन बुलाई जाएगी जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और महकमों का बंटवारा होगा। महकमों का बंटवारा होते ही मंत्रियों को विभाग मिलते ही बैठक बुलाई जाएगी और जो सरकार के महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो घोषणा पत्र में जो बड़ी बातें थी, उनको लेकर बड़े डिसीजन किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक इस प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए हैं, एसआईटी की बात की है पेपर लीक को लेकर और जो गैंगवार है उनको लेकर जिस तरीके से टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही है, लेकिन कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं वो होते हैं घोषणा पत्र को लेकर। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मुख्यमंत्री सहित करीब 22 से 23 मंत्री इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उसमें से कुछ राज्य मंत्री की शपथ लेंगे, कुछ स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेंगे और कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे। उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाएगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। तो ये अब कवायद लगभग पूरी मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में संगठन स्तर पर पूरी एक्सरसाइज कर ली गई थी और जेपी नड्डा के सामने वो पूरा खाका रख दिया गया है जिन चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जानी है। हालांकि और भी कुछ चीजें हैं, तमाम बातों को बार बार क्योंकि कोशिश की जा रही कि ऐसा नाम नहीं छूटे जिससे एक मैसेज जाए, जो तमाम जो अलग अलग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर एक पावर सेंटर स्थापित हो ताकि वहां कार्यकर्ताओं के काम हो और वहां पर एक मैसेज जा सके। तो ये बात है। तो सीनियर चेहरों के तौर पर बात सामने आ रही कि अनुभवी चेहरों के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे अनुभवी चेहरे इस बार मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। वो 2003 से 2008 में मंत्री रहे थे वसुंधरा सरकार में, लेकिन कुछ खामियां रही, अनबन रही, तो वो उस वक्त पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन एक बार फिर मौका आया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सबसे ज्यादा चर्चा है, बाबा बालकनाथ की चर्चा है, जो सीनियर चेहरे के तौर पर अनीता बघेल है, प्रताप सिंह सिंघवी है, ऐसे नाम है जो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। बाकी कई ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट में भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे और दिल्ली आलाकमान की भी यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जाए ताकि आने वाले समय में पार्टी और ज्यादा मजबूत हो। और ये एक बीजेपी की रणनीति रही है और बीजेपी इसमें काफी हद तक सफल भी रही है। जी पिंटू, अगर बात करें जातीय समीकरण की, क्षेत्रीय समीकरण की, तो पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है कि मंत्रिमंडल में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो क्या इस बात को लेकर के क्या जानकारी हमें मिल सकती है कि किस
तरीके से इन सभी वर्गों को और सभी जातियों को साधा जाएगा? कितने मंत्री किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट से बनाए जा सकते हैं, या महिलाओं को बनाया जाएगा, अनुसूचित जाति से बनाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर बात अगर महिला वर्ग की जाए, इस बार बीजेपी में 9 महिला विधायक चुनकर आई है चारू, जिसमें दिया कुमारी को पहले से डिप्टी सीएम बना दिया गया, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। अब मानकर चला जा रहा है कि 2 महिलाओं को और मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। उसमें एक कोई एससी फेस होगा। एससी फेस में वो कौन से चेहरे हैं महिला विधायक के तौर पर जो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं? उसमें सबसे मजबूत नाम में अनीता बघेल आती है, जो पहले भी मंत्री रह चुकी है और 5 बार की विधायक है। दूसरा नाम चंद्रकांता मेघवाल का आता है, जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आती है, संगठन में भी कामकाज रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष रही और तीसरी बार विधायक चुनकर आई है। तो उनका नाम, और एक मंजू बागमार जो जायल से विधायक, इन तीनों में से एक किसी महिला को विधायक बनाई जाएगा। और एक दीप्ति किरण माहेश्वरी का सबसे ज्यादा नाम चल रहा है, जो वैश्य वर्ग से आती है और मेवाड़ से आती है। और मेवाड़ में बीजेपी की सरकार बनाने में मेवाड़ का बड़ा रोल रहा है। मेवाड़ में बड़ी तादाद में वहां पर बीजेपी को सफलता मिली। राजसमंद की 4 सीटें बीजेपी को मिली, इसलिए 2 चेहरे महिला वर्ग से आ सकते हैं। दीप्ति दिया कुमारी पहले से ही है। और बात जाति समीकरणों की बात की जाए तो देखिए, 3 चेहरे जाट समाज से हो सकते हैं, 3 राजपूत समाज से होंगे, 3 एससी वर्ग से होंगे और 2 एसटी वर्ग से होंगे। एक एसटी के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा होगा और बाकी जो आदिवासी के चेहरे के तौर पर होंगे वो मेवाड़ से होंगे, जिसमें फूल सिंह मीणा का नाम भी है, कैलाश मीणा का भी नाम है। तो ये कुछ ऐसे नाम है। और एससी के तौर पर जोगेश्वर गर्ग का भी नाम चल रहा है, जो काफी सीनियर विधायक है और सचेतक की जिम्मेदारी भी उन्होंने सदन में निभाई है। जालोर से लगातार कई बार चुने हुए हैं और उनके संघ की पृष्ठभूमि रही है, तो उनका नाम चल रहा है। प्रेमचंद बैरवा को बना दिया गया है। एक दूसरा चेहरा है जिसमें या तो चंद्रकांता मेघवाल होगी या फिर मदन दिलावर होंगे, ये सब चीजें हैं। और बाबा बालकनाथ का नाम भी चल रहा है यादव चेहरे के तौर पर। जब भी बीजेपी की सरकार होती है कि यादव को मंत्री बनाया जाता है, और वो जो ये जयपुर ग्रामीण और अलवर का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा यादव होते हैं और वहीं से यादव जीत कर आते हैं, तो सबसे बड़ा जो नाम है वो बाबा बालकनाथ का नाम है। और दूसरा जसवंत यादव का नाम है। जसवंत यादव पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ, जिस तरीके से बाबा बालकनाथ का कद पिछले कुछ सालों में बढ़ा, इसलिए बाबा बालकनाथ की संभावनाएं मंत्रिपरिषद में ज्यादा होती है। और दूसरी माली सैनी समाज की बात की जाती है, माली सैनी समाज में अविनाश गहलोत का नाम सामने आ रहा है। दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं वो और एबीवीपी से जुड़े रहे, तो उनका नाम प्राथमिकता से चल रहे हैं। युवा चेहरे के तौर पर है। गुर्जर समाज से जवाहर सिंह मैडम का नाम चल रहा है, जो नगर से विधायक बनकर आए हैं और वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं। और गुर्जर समाज का बड़ा रोल इस बार बीजेपी में रहा। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को जो बंपर समर्थन मिला, पिछली बार जो 18 में बीजेपी की सरकार गई, उसका मोटा कारण पूर्वी राजस्थान था और गुर्जर समाज था। तो गुर्जर समाज का बड़ा सहयोग रहा है। ऐसी स्थिति में जवाहर सिंह मैडम का नाम है। और शेखावाटी से जाबर सिंह खर्रा और जो गोवर्धन वर्मा है, धर्मपाल गुज्जर है, इन तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं। और जयपुर का कोटा लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि जयपुर से सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लेकर लोगों में हो सकता है कि उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन संभावना अभी कम लग रही है, क्योंकि जयपुर का कोटा कंप्लीट हो चुका है और एक डिप्टी सीएम राजपूत आ चुकी है। तो 2 राजपूत चेहरे और आने, तो वो मारवाड़ और मेवाड़ को साधने वाली होगी, इसलिए राज्यवर्धन की संभावनाएं कम लग रही है। जी चलिए पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मंत्रिमंडल की कवायद तेज हो चुकी है और मंत्रिमंडल में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। जातीय क्षेत्रीय संतुलन सबसे ज्यादा इस पूरे मुद्दे को ध्यान में रखने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और